सुशील जय हिंद सर, जय हिंद। सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर और एचआरपीसी, आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं थैंक यू। आप सभी जानते हैं जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसके बारे में इनिशियल स्टेज के बारे में कल हमने कुछ चर्चा की थी कि इस एक्ट को क्यों लाया गया, क्या जरूरत पड़ी पार्लियामेंट का, इसके पीछे क्या सोचना था, सरकार की क्या जरूरत थी। तो उसके बाद आज हम चर्चा करते हैं इसके आगे एक्ट के बारे में। देखिए, ये बहुत छोटा सा एक्ट है। अगर मैं पेजेस में काउंट करूं तो इसके सिर्फ 4 पेज के अंदर ये पूरा एक्ट खत्म हो जाता है। सन 1961 इस एक्ट को द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एक्ट नंबर 28 के नाम से जाना जाता है। सन 1961 20 मई सन 1961 से ये लागू हुआ। इसको जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में से लागू कर दिया गया। वो आप सभी जानते हैं कि रीजन क्या था। जम्मू एंड कश्मीर पहले 370 आर्टिकल के अंतर्गत आता था, इसलिए। अब उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर इसमें डाउरी जो दहेज है उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि दहेज क्या है। और उसके बाद इसके आगे सेक्शन 3 में इसकी पेनल्टी के बारे में जो सजा का प्रावधान है इसके अंदर, यदि कोई भी या तो दहेज लेता है या दहेज देता है तो उसे कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। और उसके बाद उसमें कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए तक का फाइन उस पर किया जा सकता है। यह कानून का प्रावधान है इसके अंदर। और यदि कोई भी जज साहब 5 साल से कम की सजा देते हैं तो उनको स्पेसिफिकली लिखने पड़ेंगे उन तथ्यों के बारे में, उन आधारों के बारे में कि आप उनको 5 साल से कम की सजा क्यों दे रहे हैं। इसके आगे फिर पेनल्टी ऑफ डिमांडिंग डाउरी, मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी से डाउरी की सिर्फ डिमांड करता है, वो नहीं दी जाती, न ली जाती, तो उस कंडीशन में पेनल्टी है डिमांड डाउरी की लेकर। उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो कम से कम 6 महीने है और इससे अधिक 2 साल के लिए इसमें सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो ये हमें बताता है, इसके साथ जो कि एडवर्टाइजमेंट दहेज के रिगार्डिंग कोई भी यदि कोई विज्ञापन किया जाता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है इस एक्ट के तहत। ये हमारा एक्ट सेक्शन 4 कहता है। और ये इसका सेक्शन 5 ये कहता है कि यदि 2 पार्टियों के बीच में या किसी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि हम ये देंगे ये लेंगे, जो कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में आता है, यदि ऐसा है तो वो एक्ट जो है शुरू से ही अवैध माना जाएगा। ये हमारा एक्ट कहता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट डाउरी। इसके बाद में जो आता है वो ये है कि कॉग्निजेंस, जैसे कि सीआरपीसी के अंदर हमारी जो पावर्स है, कॉग्निजेंस लेने की पावर मजिस्ट्रेट साहब को वहीं से आ जाती है, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये हमारा सेक्शन 7 कहता है। इसके बाद कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसकी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब यदि कंप्लेनेंट कंप्लेंट करने के बाद उसे वापस लेना चाहे तो उसे वापस नहीं ले सकता है। तो इसको यदि खत्म कराना है तो हमें हाईकोर्ट के पास क्वेश्चन में लेकर जाना होगा। ये दोनों प्रोविजन के बर्डन के बारे में बताया गया कि किसके ऊपर बर्डन होगा यदि इस एक्ट के तहत किसी को पनिश करना है या एविडेंस की बात आती है। और सेक्शन 8 भी ये बताता है कि इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि इंक्वायरी करेगा रिगार्डिंग डाउरी के बारे में कि क्या लिया गया, क्या दिया गया, इसके बारे में हमारा एक्ट बताता है। इसके साथ ही पावर टू मेक रूल्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल्स हैं, पावर है रूल बनाने की और ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई करने की कि हाँ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत वो क्या नए रूल बना सकती है, क्या चेंजेस कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ रूल्स हैं जो कि सेक्शन 10 के अंदर हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 पेज और 10 धाराओं के साथ ही एक्ट खत्म हो जाता है। तो साथियों, आज का ये वेबिनार का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करें। जी साथियों। हेलो जी, सर। हाँ सर, हम एक लेटर मैडम के तरफ से आपके पास भेजा, और जो लेटर आपको बोला था ना, जे वो हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर को किया था, वो लेटर किया था डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर को। डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ने टोटली उसके बाद हम 2 दिन पहले उसका साथ होली के पहले उसका साथ बात किया था।
वो टोटली बोल रहा है कि हमारा पास कोई पेपर नहीं है। हम बोल रहा हूँ कि सर ये पेपर वगैरह आप नहीं लेके रजिस्ट्री कर सकते? बोलते हैं हम कर सकते, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा ये है, हम कर सकते। ये बोल के हाँ ठीक है सर, आप जो आपका पास पेपर नहीं है, आपका पास डिटेल है, वो डिटेल हमको रिटर्न पे दीजिए। बोला हम कोई रिटर्न भी नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा, तुमको जो करना, तुमको जो मालूम है तुम कर लो, हम कुछ नहीं दे सकते। इस बात में बोला था। इस बात इसलिए क्या इसका अगला सर, हम एक काम किया था, आपको भी बोल रहा हूँ, हम मैंने काम नहीं, हम अभी हमारा दोस्त के साथ बात किया था। हमारा यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन है, हम एक टोटल मेटल देके हम सीएम हेल्पलाइन में एक कंप्लेन लॉन्च करेंगे। एक ही सर ठीक होगा? प्लीज इस बात में हमको हेल्प करें। 1 मिनट, आपने ये जो लेटर लिखा है, ये लेटर लिखा है टू द रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट सेरिस स्टेट, जो भी लिखा होगा, ठीक है ना, समझ नहीं आ रहा थोड़ा। आफ्टर मुशीराबाद तो नहीं लिखा, इसमें कुछ और लिखा है। आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर हिज हाउस वाज रजिस्टर्ड बट आई कुड नॉट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज एप्लीकेशन। ठीक है, यही लेटर है ना? 8 मार्च 2024 को, 18 मार्च 2024 को आपने लेटर दिया, ठीक है? इसकी रिसीविंग है। आई एम गौतम सिंह, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल एक्टिव मेंबर, वेस्ट बंगाल। आई नो माई आपने इसमें मांगा क्या है उससे? सर उससे मांगा है जो तुम 2003 को जो रजिस्टर हुआ था, वो पेंडिंग रजिस्टर, जो आपको बोला था ना, आप बोला था पेंडिंग रजिस्टर के नहीं होते, हम बोला था ठीक है तुम्हारा पास जो पेंडिंग रजिस्टर हुआ था वो पेंडिंग रजिस्टर। कंप्लेंट ली आपने, आरटीआई लगाई है, लेटर लगाया? नहीं, लेटर लगाया था। ये तो आपने लेटर लगाया, इसके अंदर रिसीविंग है, ये ठीक है। इसका रिजेक्शन कहाँ है? उसने जो रिजेक्ट किया उसमें कुछ लिखा है इसने? नहीं, रिजेक्ट नहीं। उसका साथ इस सिलसिले में हम बात किया था होली के पहले उसका पास गया था। इसका मतलब ये है कि आपने जो ये लेटर दिया, इस लेटर पे अभी कोई रिजेक्शन नहीं आया है ना? ना रिजेक्ट, वो तो रिजेक्ट कर दिया। उसको बोला था जो तुम रिटर्न कर हमको दो। आपके पास रजिस्टर लेटर है कि उसने डिनाई किया आपकी रिक्वेस्ट को? नहीं है ना अभी? ओ सर, हाँ ना सर, उसको रिटर्न नहीं देगा था हमको, रिटर्न रिजेक्शन नहीं देगा बोल रहा है साहब। अरे सेन साहब सुनो तो सही बात, आपके पास अभी रिटर्न नहीं है ना? नहीं। 8 दिन 27 तारीख हो गए, 8 दिन से ज्यादा हो गए। अब आप इसके ऊपर एक आरटीआई लगाओ। ओके सर, अब आप इसमें आरटीआई लगाओ और इस लेटर का रेफरेंस देना कि भाई मैंने फलानी तारीख को आपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लेटर दिया था, उस लेटर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, तब वो लिख के देगा आपको। और जब वो लिख के देगा ना, फिर हम रेमेडी देखेंगे कि हमें कौन सी कोर्ट में जाना है। समझे आप मेरी बात? ओके सर। नहीं, उसको बोला था, वो बोल रहा है, वो हमको डायरेक्ट बोल रहा है। हम बोलने की, देखो श्रीमान, मैं कागजी कार्रवाई की बात कर रहा हूँ और आप बोलने की बात कर रहे हो। हमें बोलने पे नहीं सर, वो तो बोल रहा है हम कोई रिटर्न नहीं देगा। हम बोला था हमको आपका आरटीआई लगाएगा, बोला आप आरटीआई लगाओगे, आरटीआई का आंसर हमको देना है। एक किसी पर नहीं है, हम आरटीआई का आंसर नहीं देगा तो आप जो करना है कर लीजिए, आप अभी जो करना है कर लीजिए। आप एक बार आरटीआई लगाइए, ठीक है? आरटीआई लगाओ, ठीक है ना सर, हम इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ। हमारा यहाँ का थोड़ा सा दोस्त बोल रहा है ये ठीक होगा कि नहीं होगा। बोला सीएम, हमारा यहाँ पर सीएम फ्री पोर्टल, सीएम पोर्टल है। आप देखो सुनो, आप सीएम पोर्टल पे भी ये कंप्लेंट डाल दो और आरटीआई भी लगा दो, दोनों चीजें एक साथ लगा दो, कोई बात नहीं। ओके सर, ठीक है। आप आरटीआई भी लगाओ, ये भी लगाओ, दोनों चीजें एक साथ लगाओ, कोई परेशानी नहीं है। सर ये आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? राइट इन पर्सन है। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है सर?
अच्छा बताइए। राइट टू राइट, इंफॉर्मेशन एक्सेस, ठीक बोला कौन सर? कौन बता रहे? सेन साहब हमें ही बता लेने तो कोई बात नहीं। हेलो ओके ओके। राइट सर, ये टू इन्फॉर्म, श्रीमान आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ओके सर। ठीक है ना? ये ये हमारे को आरटीआई लगानी कहाँ कहाँ होती है ये? हर एक जगह लग सकती है, आपकी जैसे, जरूरत की बात है। नहीं जैसे किसी ऑफिस का कोई नाम होता है या कहीं, इसका ऑफिस हर हमारा एक कहाँ ऑफिस में जाएगा? लग सकती है, हर एक ऑफिस में लग सकती है। बस ओके बशर्ते हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस ऑफिस से आरटीआई मंगानी, आरटीआई में कोई डॉक्यूमेंट मांगना है, ठीक है? ओके ओके जैसे सपोज करो आप इस स्कूल में गए, आपके स्कूल में प्रधानाचार्य ने कोई काम किया, तो आपको हाँ उसकी जी। आरटीआई लगानी है, तो उसकी आरटीआई आप शिक्षा विभाग के पब्लिक ऑफिसर को लगाओगे, ठीक है? जैसे एमसीएफ का है मान लिया तो एमसीएफ में लगेगी? मुझे नहीं पता एमसीएफ क्या होता है। नहीं, एमसीएफ म्युनिसिपल कारपोरेशन। हाँ, तो उसकी जो आरटीआई वो एमसीएफ के पब्लिक ऑफिसर को लगेगी, ठीक है? ओके वो उस डिपार्टमेंट में लगेगी। शिक्षा की है, शिक्षा में लगेगी, ठीक है ना? ओके ओके वो हर एक डिपार्टमेंट में लग जाती है, मेरा ये कहना है आपसे, जिस डिपार्टमेंट में आपका कंसर्न है, ठीक है? ओके सर। चलिए जी श्रीमान, आगे कोई और सवाल? प्लीज बताएं, किसी और का कोई सवाल? अभी कोई नहीं आया सर, एक सवाल और है सर। हाँ हाँ, पूछ सकते हो आप, कोई मना नहीं है, बताएं। सर जैसे अभी बात चल रही थी दहेज के, उसके ऊपर मान लिया कोई शख्स है, वो पहले ही मिस हो गया या किडनैपिंग केस में है वो, और उसकी वाइफ उस किडनैपर के साथ, मान लो हमने किसके खिलाफ कंप्लेन की है कि वो किडनैपर है, और वो किडनैपर के साथ मिलकर के वो हमारे पर गैर हाजिरी में जो लड़का है, वो हमारे ऊपर क्या दहेज का केस कर सकते हैं? कैसे कर देगा दहेज का केस? दहेज तो दहेज है यार। दहेज, किडनैपिंग को दहेज से कैसे रिलेट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हम नहीं, हमने कि जो किडनैप करके ले गया पर्सन हाँ को, हाँ, उसके बाद उस शख्स ने हमारे को बोला कि मेरे को किडनैपिंग केस से मेरे ऊपर जो तुमने केस किया उसको वापस लो। वो हमने जब तक नहीं लिया, जब तक हम बच्चा वापस आया नहीं गया, हम कैसे वापस लेंगे? तो उन्होंने फिर उस शख्स की वाइफ से, जो पहले से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, घर पर बैठी थी, तो उनसे मिलकर के उन्होंने हमारे ऊपर ये केस कराया मान लो, तो ये सही है या गलत है? वो कंटेंट्स देखने पड़ेंगे अभी आपके, सही है या गलत है। इस स्टेज पे इतनी सी बात से आपको राय नहीं दी जा सकती। ओके ओके। वो कंप्लेंट के कंटेंट्स देखने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक तो है? इसके लिए फिर मैं आपसे कैसे संपर्क करूं? जैसे अभी कर रहे हैं, आप तो अपने कागजों के साथ रख के संपर्क करें, ओके ओके ठीक है? ओके। जी श्रीमान, किसी और की कोई क्वेरी प्लीज? हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद मैडम। आवाज आ रही है? जैसे दहेज के बारे में आपने बताया था, तो जैसे कि लड़की लोग को तो गिफ्ट दे दिया जाता है, तो मान के चलिए जैसे दूल्हा है तो उसको अगर मतलब लोग गिफ्ट देंगे तो दहेज के रूप में कोई उस पे केस कर देता है अदर पार्टी, तो ये सही है, उचित है या गलत? मैडम, गिफ्ट में और दहेज में बहुत बड़ा फर्क है। तो फर्क तो है मालूम है, लेकिन गिफ्ट को उसको कभी लोग दहेज ना नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जाता, लेकिन डिमांडेड नहीं है, जैसे कि कोई प्रूफ भी नहीं होता, फिर भी लोग मतलब कि क्या होता है, झगड़ा वगड़ा कुछ चीज में होता है देखो तो लोग कंप्लेंट तो उसे वो तो खैर फंसा देते होता ही हैं। है, देखो वो आप भी जानते हैं कंप्लेंट में क्या कैसे लिखा जाता है, और यही वजह है कि जज उसको फिर डिसाइड करता है बाद में कि वो जो एलिगेशन लगाए गए वो सही थे या गलत थे, जो कंप्लेंट में लिखा गया वो सही था या गलत था, अच्छा, ठीक है? दहेज, जिस व्यक्ति पे, हाँ सर सुनिए, जिस व्यक्ति पे एफआईआर हो तो यह ह्यूमन राइट का मेंबर बन सकता है या नहीं? इसके बारे में आपको मैडम बताएंगी, जो हमारी ह्यूमन राइट की जो लीगल एडवाइजर कह रहा हूँ, जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर मैडम है, आप उनसे प्लीज इस बारे में पता करना, वो देखेंगे और बताएंगे। अच्छा, एफआईआर किस सेक्शन में? नहीं ये पता नहीं है, जैसे आप लोग कल बात कर रहे थे नहीं ना नहीं उस नहीं, चीज ऐसा की। नहीं है, वो आपको देखना होगा एक बार। मैडम से बात कर लेना आप डायरेक्टली, ठीक है ना? ओके ओके ओके। वो रूल बुक के हिसाब से बता सबको देंगे आपको। मालूम हो जाएगा। मैं यही बता दूं, अगर सिविल में चल रहा है तो मैडम ज्वाइन हो एफआईआर, सकते हैं। सॉरी बाकी अगर मैडम, कोई सिविल केसेस अगर है तो कर सकते हैं ज्वाइन, बट बाकी अगर कोई केसेस है तो नहीं कर सकते। तो इतना ही सब मैं बता देता हूँ। देखिए, एफआईआर सिर्फ क्रिमिनल केस में होती है, तो इसका मतलब यदि आपके ऊपर कोई भी, आप या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी एफआईआर पेंडिंग है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, और यदि आपकी मेंबरशिप हमारे पास ज्वाइन है तो उसे भी निरस्त कर दिया जाएगा, जब तक के लिए, जब तक कि आपसे वो केस खत्म नहीं हो जाता, आप उसमें बरी नहीं हो जाते, ठीक है?
ओके, थैंक यू सर। जी जी साथियों, प्लीज बताएं किसी और का कोई सवाल। कोई सर हम बताता नहीं है कि मेरे ऊपर कोई केस है और वो ज्वाइनिंग कर लेता है, फिर कैसे पता चलेगा सर वो हमें? तो गलती उसकी है, देखो जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन फायर। जब क्योंकि हायर सर हो ये सके, देखो जब वो एक दरवाजा, देखो एक दरवाजे जो है ना, वो दरवाजे का मतलब ये है कि आप अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। ओके ओके वही एक वही ना। सीढ़ी कहती है कि आप उस सीढ़ी से ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हैं। ओके ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा आंसर और क्वेश्चन थोड़ा फनी सा हो गया, लेकिन आप अच्छे से जान सकते हैं कि हायर और फायर दोनों रूल होते हैं। ठीक ठीक है ना। जी हाँ जी बिल्कुल सही है। वो सारे के सारे राइट्स जो है वो रिजर्व है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास। ओके ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद साहब, जय हिंद। सर मैं दिनकर बोल रहा हूँ कानपुर नगर से सर। अच्छा, हमने तो आपका नाम पढ़ ही नहीं पाया। अरे सर जी तभी तो हमने बताया आपको सर मैं मुझे एक जान प्रार्थना है श्रीमान जी, सर आपसे एक मैं तो प्रार्थना मैं है आवाज ही जानता हूँ, आवाज ही जानता हूँ। जी सर। श्रीमान जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सर जी जो प्रशासन के बच्चे खिलाफ अपील करना चाहे तो किस तरह से अपील कर सकता है सर? सॉरी। प्रशासन के खिलाफ अगर हम अपील करना चाहते हैं, प्रशासन किसी का अपील, देखो अपील कभी प्रशासन के खिलाफ नहीं की जा सकती। जी शिकायत करी जाएगी, अपील थोड़ी की जाएगी। अपील तो हमेशा ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ की जाती है। तो सर शिकायत अगर प्रशासन के खिलाफ करना चाहें तो सर कैसे कर क्या सकते हैं? करना चाहते हो श्रीमान? सर की प्रशासन झूठे मुकदमे में किसी को फंसाती है या किसी को मारपीट करती है और उससे झूठी को लिखा पढ़ी करवा लेती है, उसके बाद उससे कहती है पैसे की मांग करती है, अब बाद देखिए, में वीडियो बन जाता है सर और वो सामने कहता है कि सही प्रशासन ने हमारे साथ मारपीट की है और मेडिकल नहीं हो पा रहा सर जी, उसके लिए मेडिकल कैसे होगा सर? जी थोड़ा आराम आराम से बोलोगे तो अच्छा लगेगा। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। वो थोड़ा फास्ट ट्रेन के वासी हैं हमारे दिनकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, यदि कोई आपके ऊपर झूठी कंप्लेंट करता है, पहली बात तो कानून ये कहता है कि पुलिस की अभिरक्षा में यदि किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जी सर। ठीक है, अब यदि कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, तो जब आपको पुलिस छोड़ देती है, आप सबसे पहले जी सर। आप हॉस्पिटल जाएं और अपना मेडिकल करवाएं। तो वो तो कह रहे हैं कि पुलिस वाले लिख के देंगे तभी मेडिकल होगा सर। आप एप्लीकेशन दें और एक मेडिकल करवाएं। और अगर डॉक्टर मना करता तो सुनो मेरी बात, सुनो श्रीमान, सुनो। जब आप मेडिकल की एप्लीकेशन उसको हॉस्पिटल वालों को देते, भाई मेरा मेडिकल करो, अगर वो मना करता तो वहीं से 100 नंबर फोन करो। अच्छा सर। जिसे हम आजकल 112 के नाम से जानते हैं। 112 पे आपकी कॉल रजिस्टर होगी, जब पुलिस वाले आएंगे तो उनको कहना जी ऐसे ऐसे मेरे साथ मारपीट की गई है, मेरा मेडिकल नहीं कर रहा, मेरा मेडिकल करवाओ। धन्यवाद सर। देखो, मेडिकल कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मेडिकल आपके ऊपर कोई भी, आप किसी के ऊपर कोई एलिगेशन प्रूव नहीं कर सकते। नहीं सर, ये जानकारी प्राप्त हुई कि सर ये वीडियो बना है, उसको बच्चे सर 12 से 13 साल का बच्चा है, उसके साथ मारपीट गई, उसने वीडियो बना के भेजा हम लोगों के पास में। अगर वीडियो बना के भेजा है, किसने बना के भेजा है? मारपीट हुई है, सामने वाले पक्ष ने वीडियो बना के भेजा है कि देखिए पुलिस प्रशासन ने उसके साथ मारपीट की और पैसे की मांग की है। तो उस वीडियो को तो पुलिस के जो अपर अधिकारी है उनके पास भेजो, एप्लीकेशन के साथ कंप्लेंट फाइल करो। सर जी हमने बात किया तो कहते कि अब सब वो कहते नहीं, बिल्ली गले में घंटी बांधे कौन जाएगा कौन सर? भैया जो पिटा है वो जाएगा, हम तो जाएंगे, या हम भी जा सकते हैं। हम ह्यूमन राइट, देखो अगर हम ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल के भी आप पे काम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल अगर मैं कहूँ कि दिनकर जी कोई कंप्लेंट फाइल करे तो वो तो गलत हो जाएगा, दिनकर जी के ऊपर आ जाएगी, या मैं अपने नाम से फाइल करूँ। आप ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल के साथ फाइल, आप ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल जो हमारी HRPC की जो NGO है, उसके बिहाफ पे हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और कप्तान के पास लगाओ सीधी उस कंप्लेंट को, तो सारे सस्पेंड हो जाएंगे पुलिस वाले जितने उस वीडियो में आ रहे हैं, और वीडियो के साथ लगाई जाए लेटर हेड में। वीडियो में खाली जो जिसके साथ मारपीट है उसने अपने बोला है कि मेरे साथ मारपीट की, 50,000 रुपए की मांग की है और ये कहा गया कि गाय का मांस फलाने फलाने ने काटा, इसकी बोलिए आप। देखो एक बात बताओ, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब मेरी कोई वीडियो बना ले और वो मुझसे, मैं कुछ ये कह रहा हूँ कि जी मेरे से तो प्रधानमंत्री साहब ने 10 लाख रुपए ले लिए, तो क्या इसका क्या औचित्य है? हाँ तो सर गवाही होनी चाहिए, कोई ना कुछ गवाह। आपने अभी नहीं, सुनो, आप नहीं, बात ये नहीं है कि गवाही होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम उसकी कंप्लेंट पे काम करेंगे, करना चाहिए हमको, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ उसकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। लेकिन वजह ये है कि उस वायलेशन के लिए हमारे पास क्या सबूत है। तो पहला वीडियो, आपने अभी जिस बात को इतने अच्छे तरीके से मेरे सामने रिप्रेजेंट किया कि उसका वीडियो बनाए, लेकिन सुनो श्रीमान, लेकिन इसके अंदर आपसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि आपने ये नहीं कहा कि वीडियो पीटते हुए का नहीं है, उसके बाद में बच्चे की स्टेटमेंट का है।
हाँ सर, यस सॉरी सर, हाँ सर, स्टेटमेंट क्या सर? सुनो देखो, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क हो गया। मैंने जो जी सर। आपको स्टार्टिंग में राय दी वो डायरेक्टली ये दे दी कि भाई अगर पुलिस का वीडियो बनाया तो उनके पदाधिकारी के सामने कंप्लेंट कर दो, लेकिन वो मेरी राय गलत हो गई जी सर। क्योंकि आपका कहने का मतलब बदल गया बाद में, ठीक है ना। तो जी अब सर, आप जी। इससे पहले आप वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास में, लिखित में कंप्लेंट करें, उसमें लिखे कि मेरे को फलाने दिन पुलिस उठा के लेके गई, ठीक है, और पुलिस मेरे को ले जाके उन्होंने मेरे को मारा पीटा, मैंने मेडिकल भी करवाया, ये सब चीजें लिखवाई, और वो जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया उसकी भी जी सर। प्रति के साथ लगा के उनके कप्तान साहब को भेजें और नामजद कंप्लेंट करें। क्योंकि यदि ये देखो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज आप पिटे, कल दूसरा पिटेगा। जी सर। अब उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए तो हमने ये एनजीओ बनाए, जी सर। उनका हमारा तो फायदा क्या है, NGO बना। एनजीओ सर क्या सहायता करेगा? मैंने क्या, हमने ये कहा एनजीओ के बिहाफ पे कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगी। आपने कहा ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो घंटी हमारे गले में बंधेगी, समझ गए ना, घंटी हम बांध सकते हैं अपने गले में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरा नाम नहीं है, सिर्फ दिनकर जी का नाम नहीं है, यहाँ पर जो नाम है हमारे एनजीओ का है, तो हमसे क्या दुश्मनी ले लेगा वो। सही बात सर। तो घंटी हमारे गले में बांध दो। जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर, आपको पास पूछना ठीक है। आप, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, ऐसी मजाक वाली बात तो नहीं। सर क्या हम मैसेज से किसी कंप्लेन को अपनी एनजीओ के भेव से डाल सकते हैं क्या? एक मिनट श्रीमान, है ना दिनकर जी, समझे आप मेरी बात? जी सर। सर एक निवेदन है कि सर जी, एक निवेदन रिक्वेस्ट है कि जैसे आपसे बात हो रही है तो सर सामने वाला पक्ष उसमें अवरोधन ना पैदा करे सर, बहुत दया होगी सर। कोई बात नहीं, होता है, सब समझ जाएंगे। जय हिंद जी। महेंद्र जी बताएं। सर जी भी कह रहा हूँ, जैसे अभी आपने बोला कि एनजीओ के नाम से कंप्लेंट डाले, तो क्या हम ऐसी क्या जो भी कंप्लेंट होती है क्या एनजीओ के भेव पे डाल सकते हैं क्या? देखो ऐसा नहीं होता, कंप्लेंट एनजीओ के बिहाफ पे डलेगी, उसका एक प्रोसीजर के सर्वप्रथम आप अपनी कंप्लेंट को उसके सामने डालेंगे, ह्यूमन राइट कह रहा हूँ, जो उनके कप्तान साहब हैं या पुलिस विभाग के समक्ष डालेंगे। जब वो उसको ये ऑफिशियली कि वो काम नहीं करेंगे, हाँ जी, ठीक है ना, तो फिर हम एनजीओ के बिहाफ से लेटर डालेंगे, भाई इसके साथ ऐसा हुआ, आपने क्यों नहीं सस्पेंड किया या इसके ऊपर लीगल कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ठीक है ना। ओके। जी साथियों, प्लीज किसी और का कोई सवाल? सर फिर से हम एक बात बोलना चाहता हूँ, हार्ट बीम देखता हूँ ये सर, हमारा यहाँ पर सर आपका माइक ऑन रहता है, आपका आप पहले हारने के बाद भी किसी का माइक सर ऑन रहता है और बाहर से बहुत साउंड आता है। आज भी सर हम कंटिन्यू बोल रहा था, बाद में 3-4 बार बोलने पर एक काम होता है। तो आपका पास मैडम के पास रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज हर आदमी को बोलिए कि आपका जो यहाँ पर जो मीटिंग चलता है वो बाहर से साउंड आ रहा है, तो सर हमारा भी सुनने पर प्रॉब्लम होता है। पहले जब भी लिंक में आता हो, आज दिया हुआ था, एक डॉक्टर लोग ने लिंक पर आया था, माइक ऑन करके रखा था, कहाँ पर सर आवाज हो रहा है, बिकट आवाज हो रहा है, कान में सर हेडफोन भी नहीं रख सकते। प्लीज ये आपका प्लस और मैडम का प्लस रिक्वेस्ट है मेरा। साहब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए कि जब भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी आदमी हैं, ठीक है ना, जिसका माइक ऑन होता है उनके माइकों को, मेरे पास राइट है, मैं उनके माइक को तुरंत बंद कर देता हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो डिस्टरबेंस है ना हमारे खुद की तरफ से भी आ रही होती है। अभी देखो जैसे इस टाइम पे आप बिल्कुल शांत हो, लेकिन आपके पीछे से बाइक की आवाज आ रही है। अब आपको लगेगा हम सिर्फ आपसे बात करें, अब आप नहीं सुन पा रहे होंगे इस बात को। नहीं ऐसा बात करेंगे तो ठीक है सर, बात के बाद कोई सर माइक ऑन करके रख देता है, आप उसकी चिंता मत करो। प्लीज देखिए। हाँ साहब, आप उसकी चिंता मत करो, वो सारे राइट्स मेरे पास है, मैं बंद कर देता हूँ, जो अननेसेसरी माइक ऑन करता है मैं बंद कर देता हूँ उसको, ठीक है ना। आज सर आप पहले आने के बाद कोई डॉक्टर लोग, हमारे यहाँ पर डॉक्टर एक आदमी था, पहले तो फिर आपको वो तो वो इग्नोर कर सकते थे 1-2 मिनट। नहीं वो हम तो सर कान में हेडफोन लेके तो सर इतना आवाज हो रहा है, कान का पर्दा से मैंने ये कर रहा है, मैंने थोड़ी सेन साहब देखिए, अगर मैंने और मैडम ने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो फिर हम किसी को कैसे मना कर देंगे। इसके लिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सेन साहब से भी और अपनी सभी साथियों से भी, कि यदि आप अपना वीडियो या माइक
ऑन कर लेते हैं तो प्लीज उसे बंद करके रखिए। और जब हमें दूसरे किसी व्यक्ति को पता लगता है कि उस व्यक्ति का माइक ऑन है, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा सेन साहब, जितने लोग हमारे स्क्रीन पे हैं क्या ये आपको दिख रहे हैं इनके नाम? कोई बताएगा मुझे, नाम दिख पाते हैं आप लोगों को? दिख रहा है। हाँ, तो जब नाम दिखता है, हाँ अगर नाम दिखता है तो हम उसका नाम लेकर उसे बोल सकते हैं कि भाई या बहन प्लीज आप ये माइक ऑफ करो, है ना? हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना? सर हम बोला डॉक्टर सर क्या नाम है हमका याद नहीं, डॉक्टर ये आदमी। कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अभी अपने सभी साथियों को ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज आप इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि जब भी आप लॉग इन करते हैं, देखिए मेरे पास एक राइट है, अगर आपने लॉग इन किया हुआ है और आपने माइक ऑन करके रखा हुआ है, मैं उसे परमानेंट बंद कर दूंगा, फिर आप बोल ही नहीं पाओगे, फिर कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। जब तक मैं ऑन नहीं करूंगा जब तक आप ऑन नहीं कर सकते, तो उसका फिर मेरे को ये भी पता नहीं लगेगा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप जब हैंड रेज करेंगे तब मैं आपको अलाउ करूंगा, तो आप उस स्टेज पे ना जाने की कोशिश करें। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि जब भी आप ज्वाइन करते हैं प्लीज इंश्योर करके रखा करें कि आपका माइक बंद रहे। जब आपको कुछ कहना है आप अपना माइक ऑन करें, जरूर कहें, जो आप कहेंगे वो मैं भी सुनूंगा, बाकी सभी साथी भी हमारे सुनेंगे। और यदि आपका माइक ऑन होता है तो देखो प्रॉब्लम ये नहीं है आपका माइक ऑन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई आदमी मार्केट में है, कोई सब्जी लेने गया है, कोई रोड पे बाइक चला रहा है, सब ज्वाइन कर लेते हैं। कई हाँ जी सर, ऐसे ही था वो सर क्या ऐसे ही था वो। सुनो, अरे सुनो महेंद्र जी सुनो, तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि देखो ये मेरा अधिकार है कि ठीक है एक आदमी ने क्या कहा, अपनी कान में हेडफोन लगा लिया और वो चाहता है वो मेरी बातें या हम सबकी बातें सुन सके, उसकी नॉलेज के लिए वो कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है ना? तो कई बार ऐसा हो जाता है आदमी, तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि वो अगर अपना माइक बंद रखेगा तो उसकी प्रॉब्लम किसी और के पास नहीं जा पाएगी, वो अपने आराम से सुन सकेगा। तो ये सब चीजें हो सकती है, गलती से भी कई बार ऐसी हो जाती है। तो मैं कहूंगा एक बार चलो कोई बात नहीं, आज जो हुआ आगे से ऐसा ना हो, इन सब चीजों को आप इंश्योर करके रखें, थोड़ा ध्यान रखें ताकि हमारे सभी साथियों को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और जब मैं बैठा होता हूँ तब तो मेरे पास राइट होता है कि मैं उसको बंद कर सकता हूँ, तो जनरली आपने देखा भी होगा कि मैं बंद भी कर देता हूँ, ठीक है? तो किसी और की अगर एक लीगल क्वेरी है तो हम आखिरी क्वेश्चन अभी देख सकते हैं, और इसके साथ ही हमें फिर इस वेबिनार को बंद करना होगा। आप सभी का बताएं प्लीज। आज जो हमारा ये पोर्टल है, ये जो वेबिनार है, ये सवालों से ज्यादा शिकायतों में उलझ के रह गया। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीजें भी जरूरी हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने देखा किसी भी हमारे साथी के पास कोई लीगल क्वेरी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, तो मैं आप सभी साथियों से आज्ञा लेना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार को सुनने के लिए, सफल बनाने के लिए। और नेक्स्ट वेबिनार में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसी समय पर मिलेंगे और इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जिसके बारे में आपको पहले से सूचित कर दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। जय